हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और सबकी तैयारी जो है वो बहुत बढ़िया उम्दा चल रही होगी। तो चलो आओ देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, न्यूज़ देखते हैं बेसिकली क्वेश्चन फॉर्म में। तो हमें वेन्यू बताना है एक्सरसाइज पिच ब्लैक का। पिच ब्लैक एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होती है, एक तो ये बताओ। ठीक है, और वेन्यू वेन्यू क्या है? तो वेन्यू है डार्विन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज जो है वो होती है। अभी जो शुरू हुई है 12 तारीख से शुरू हुई है, 4 अगस्त तक जो है वो एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। ये ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में होती है। 20 कंट्रीज, 140 एयरक्राफ्ट, 4,400 मिलिट्री पर्सनल्स जो होते हैं वो इसमें होते हैं। एंड इट रिफ्लेक्ट्स बेसिकली द emphasis on the night time flying over vast unpopulated area. And IAF comprises of 150 skilled personnel जिसमें पायलट, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, कंट्रोलर सब हैं। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स की बात करें, दे ऑपरेट Su-30 MKI multi-role fighters that is supported by C-17 Globemaster and IL-78 air-to-air refueling aircraft in combating enabling role. ठीक है, exercise pitch black जो है it basically focuses on the large force employment warfare that it provides a unique opportunity for IAF to operate along a diverse array of international fighter aircraft, including these all, right? And exercise provide an excellent opportunity for strengthening the ability of participating nation to deploy over large distance, support integrated operations in Indo-Pacific region, and build strong aviation association in highly challenging environment. To exercise had strengthen the international cooperation and build a robust aviation association in a challenging environment. अगर बात करें तो ये थर्ड पार्टिसिपेशन था पिच ब्लैक में। ठीक है, इट हैज़ द अपीयरेंस इन 2018। ठीक है, 2018 के बाद 2022 में और अब 2024 में। अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में है। और इनके चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? वो हैं विवेक राम चौधरी जी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इनमें से कौन मेंबर नहीं है कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव का? देखो, इंडिया है, बांग्लादेश भी बना है, पांचवा मॉरिशस, श्रीलंका है, नेपाल नहीं है। ठीक है, तो अभी जो है 8वां डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग हुई है जो मॉरिशस में हेल्ड हुई है। 5th मेंबर ऐड हुआ है बांग्लादेश, और एग्जिस्टिंग थे इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव। ठीक है, सेशल्स जो है वो ऑब्जर्वर के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग द मीटिंग मेंबर स्टेट रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ activities outlined in the Colombo Security Conclave roadmap for 23-24. They also discussed the decision at the previous high-level meeting, including 7th of the meeting level that was hosted in like last year in Maldives, and जो 6th थी वो मॉरिशस में हुई थी दिसंबर में ही। ठीक है, लास्ट ईयर ही, राइट? So India was represented by पंकज कुमार सिंह जो डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वाइल जो बांग्लादेश कंट्री थी उसको लेड किया मिजनौर रहमान शामीम ने। ठीक है, जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हैं ऑफ आर्म फोर्स डिवीजन इन द पीएम ऑफिस। मेंबर स्टेट्स जो हैं दे एग्रीड ऑन 7th NSA लेवल मीटिंग ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव that will be held in India this year. This later on it will be held. अभी कुछ ऐसा डेट नहीं आया है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अनाउंस किया है कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे 45 किलोमीटर का लॉन्ग बाईपास फ्रॉम बदगांव टू कर्नाटका बॉर्डर एट अ कॉस्ट ऑफ हाउ मच इन गोवा? तो इट हैज़ अ कॉस्ट ऑफ 3500, यानी कि 3500 की करोड़ की कॉस्ट। ठीक है, नॉट 3500, इट्स 3500 करोड़, 3500 करोड़ की कॉस्ट पे दस whole bypass will be constructed, and it will be a 6 lane
access controlled road with elevated viaducts from Manohar International Airport to Dhargal on NH 166X in Goa. 7 kilometer project, it will cost around 1100 crore something. Okay, it promises to significantly improve the connectivity of the airport, that like it will be hassle free, it will be fast. And he announced a 4 lane to Panji Bel बेलगम सेक्शंस जो है वो NH 748 पे है। ये प्रोजेक्ट जो होगा वो 52 किलोमीटर का होगा एंड इट विल कॉस्ट अराउंड 4000 करोड़। आगे चलते हैं, एडिशन पूछा है जो भी इंडिया जापान मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेटरी सिम्पोजियम का हेल्ड हुआ है अभी जुलाई में। तो दिस एडिशन वाज 7th एडिशन, ठीक है, 7वां एडिशन था, न्यू दिल्ली में हुआ and even basically conducted in accordance with the MOC, that is Memorandum of Cooperation between India and Japan, and will aim at fostering collaboration in medical product regulation, and this will basically bring together approximately 200 delegates from Ministry of Health and Family Welfare India and Ministry of Health, Law and Welfare of Japan, and the regulatory authorities from CD SCO India and PMDA Japan. They both have the industry representative from the pharmaceutical sector, medical device sector, and biological biosimilar sector, and actively they have participated in the discussion. And this symposium features insight presentation by India and Japan, both regulatory authorities, जिनमें एक follow एक like thorough discussion हुई, एक in-depth discussion हुई. This was signed in December 15 by both of them, and it will run accordingly till December 2025. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फिशरीज समर मीट 2024 ऑर्गेनाइज्ड हुई है मदुरई तमिलनाडु में, एंड राजीव रंजन सिंह, जिन्हें आप ललन सिंह के नाम से जानते हैं, दैट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी, इन्होंने इनॉग्रेट किया इस इवेंट को। एंड द इवेंट ब्रिंग टुगेदर फिश फार्मर्स, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, एंटरप्रेन्योर्स, पॉलिसी मेकर्स, सभी लाइक इकट्ठा आए। दे explored the perspective or the growth that the particular industry has, basically the sustainable development of the fisheries, and it also highlights the achievement जो programs, जो scheme that have like स्पेशल फोकस, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धि सह योजना हो गई, ठीक है, तो इट पेड अ ह्यूज इंटरेस्ट ऑन दैट, और यू कैन से emphasizes on that, ठीक है, जो कि हाईलाइट्स हैं। दे वर द फिशरीज एग्जीबिशन, स्टेट यूटीज वाइज डिस्कशन बाय मिनिस्ट्री, द व्यू जो वर्चुअल इनॉग्रेशन था दैट हैज बीन डन, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसीसी बेनिफिट्स एंड पीएम एमएसवाई, जो भी अवार्ड्स लेटर्स थे बेनिफिशरीज को, वो सब प्रोवाइड करे गए थ्रू ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। एंड अगर बात करें भारत की, तो दूसरा ऐसा सबसे फिश प्रोड्यूस करने वाला बड़ा देश है, और 8% जो है वो ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में 8% योगदान जो है वो भारत का है, और ग्लोबली बात करें सेकंड है इन एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में, ठीक है, जिसमें से टॉप पे श्रिम्प प्रोड्यूसिंग है, एक्सपोर्टिंग नेशन है श्रिम्प का, एंड थर्ड लार्जेस्ट है इन कैप्चरिंग फिशरीज प्रोडक्ट। आगे चलते हैं, देखते हैं करेक्ट पेयर हमें बताना है न्यू प्रोजेक्ट जो सैंक्शन किए गए हैं डीआरडीओ द्वारा, ठीक है, ये प्रोजेक्ट नेम है एंड दिस इज सैंक्शनड टू दिस पर्टिकुलर लाइक कंपनी, एंड और वो कहाँ पे है वो भी प्लेस भी मेंशन की गई है, ठीक है। तो हमें करेक्ट बताना है। अंडर द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत अभी कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, और जिसमें से जैसे मैंने अभी फर्स्ट ही देखा, तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है, ठीक है, ये नोएडा बेस्ड नहीं है, ये दूसरा है, एंड बाकी जो 3 हैं वो बिल्कुल ठीक है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। देखो, लॉन्ग रेंज रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स फॉर डिटेक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन जो है वो IROV टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कोची को दिया गया है, बेसिकली जो न्यू प्रोजेक्ट है। 7 न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक, एंड दिस हैज बीन गिवन टू दिस। अब ये चीज़ एक बार आपको देखनी पड़ेगी, राइट। अब ये चीज़ अगर पूछ ली जाती है
कि इनमें से किसको, लाइक इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट था या फिर इनमें से किसको नहीं दिया गया, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसमें अभी क्वेश्चन में मैच द कॉलम था, क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो यू शुड अवेयर अबाउट इट। 7 प्रोजेक्ट्स हैं, ये याद रखना। 7 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज को दिए गए हैं अंडर द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। वेरियस रिक्वायरमेंट्स जो हैं आर्म फोर्सेस की, एरोस्पेस की, डिफेंस सेक्टर की, वो फुलफिल होंगी एंड इट विल बेसिकली नर्चर द इंडस्ट्री, स्पेशली जो एमएसएमईज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, डिफेंस एरोस्पेस में, उनको बढ़ावा देगा ये प्रोजेक्ट जो उनके पास गए हैं। आगे चलते हैं, किसने वी आर डिस्प्लेस लिखी? वी आर डिस्प्लेस जो लिखी थी वो मलाला यूसुफजई ने लिखी थी। अब बोलोगे ये पुरानी चीज़ क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि अभी इनका डे आया था, राइट, आई थिंक 12 जुलाई था, ठीक। अभी मैं काफ़ी लेट इसको कवर कर रही हूँ, बट आई रह गया था तो आई थॉट मैं कवर करूँ। नोबेल प्राइज़ पूछ सकते हैं कब मिला? 2014 में मिला, ठीक है। इनके नाम पे एक एस्ट्रॉइड का नाम जो रखा गया था वो, एंड बुक का नाम याद रखना, पूछा जाता है। एसीसी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने अप्रूव की है अपॉइंटमेंट 8 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की, 8 ईडीज की अपॉइंटमेंट अप्रूव हुई है। पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? नॉट पूछा है, ठीक है। पहला बिल्कुल ठीक है, सेकंड भी ठीक है, ये जीआईसी है, ठीक है। हितेश रमेश चंद्र जोशी जो हैं वो जीआईसी के ईडी अपॉइंट हुए हैं। बाकी भी ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा है तो नॉट करेक्ट में सिर्फ सी आंसर होगा। हितेश रमेश चंद्र जोशी जो करंटली जीएम है, ठीक है, जनरल मैनेजर है जीआईसीआरई के, वो ईडी अपॉइंट हुए हैं इसके, ठीक है। आगे रश्मि वाजपेयी, वही ईडी ऑफ द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अमित मिश्रा ईडी ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। राधिका सीएस जीआईसी की, जीआईसीआरई में जो है अभी ईडी अपॉइंट हुए हैं। देन टी बाबू पॉल इज ऑल्सो ईडी इन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। प्रसाद जीसी अगेन एनआईसीएल में ईडी। सुनीता गुप्ता इज ऑल्सो ईडी इन यूआईआईसीएल, ठीक है, एंड सो आर द नेम, ठीक है। मिस्टर Dasarathi Singh is also ED Executive Director in the same, that is Agriculture Insurance Company of India Limited. So these are the appointments of some EDs. I think you should just remember them. अगर कुछ इस पे पूछा जाता है तो you should aware about this. Which foreign bank has recently signed a multi-year partnership agreement with Mistral AI to provide access to all current and future commercial models of Mistral AI? So the name is BNP Paribas. BNP Paribas has signed a multi-year partnership agreement with Mistral AI, a Paris-based startup hai, that will provide access to all the current and future commercial model of Mistral AI across the business line of BNP Paribas, and the partnership is expanding upon their initial collaboration जो सितंबर में ही शुरू हो गया था. Under this partnership, BNP Paribas will implement Mistral AI large language model across business areas like customer support, sales, information technology, etc. According to RBI, Reserve Bank of India के अनुसार कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बढ़ा है अभी 2023 से अभी 2024 तक? तो ये 4.1 बढ़ा है, 60.1 था और अभी 64.2 हो गया. एंड दिस इम्प्रूवमेंट इज ड्यू टू द ग्रोथ दैट इज विटनेस अक्रॉस ऑल द सब इंडेक्सेस. सब इंडेक्सेस क्या है? बेसिकली 3 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, दैट इज एक्सेस जो वेट है 35%, जिसका यूसेज 45%, क्वालिटी 20%, ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ ईच ऑफ द लाइक वेरियस डायमेंशन, जिसमें बेसिकली जो इंडिकेटर हैं जो एवेल्युएट होते हैं. अच्छा, अगर रेंज की बात की तो 100 से 0 से 100 के बीच में होता है. 0 का मतलब हो गया फाइनेंशियली एक्सक्लूजन एंड 100 का मतलब हो गया फुल्ली फाइनेंशियली इंक्लूजन, ठीक है. 100 मतलब फुल्ली फाइनेंशियली इंक्लूजन. एनुअली हर साल जुलाई में ये पब्लिश होती है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, राइट. एंड आरबीआई के द्वारा 17 अगस्त 2021 से ये लॉन्च हुआ था. एंड इट ट्रैक्स द प्रोग्रेस ऑफ इंश्योरिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे
कि टाइमली क्रेडिट अफोर्डेबल टू वनरेबल ग्रुप्स, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बेसिकली इट मेजर्स, राइट। चल, ओके, दैट वाज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप यू गाइस वुड हैव लाइक द सेशन। पसंद आया तो लाइक करना, एंड अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।